Hello students, welcome to TVB Talks. TVB Talks is an initiative of the Brilliant Bihar जहाँ पे हम रेगुलर आपको एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें सिविल सर्विस में होने वाली चैलेंजेस, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। बात करने के लिए हर बार हमारे पास एक टीम होगी, एक पैनल होगा जिसमें एक्सपीरियंस मेंटर्स और टीचर्स होंगे जो अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि क्या अप्रोच आपका होना चाहिए। Today I am very honored to have such a experience list of you panelists जिसमें हमारे साथ संजीव सर हैं जो आपको एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पढ़ाएंगे। उसके बाद आपके साथ सनी सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ पे, ये आपको साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे। फिर आशीष वशिष्ठ सर हैं हमारे साथ, ये आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ाएंगे। फिर आपके साथ साजिया मैम है। साजिया मैम की बात करें तो ये आपको करंट अफेयर्स के जो मॉड्यूल्स होंगे वो पढ़ाएंगी, प्लस मैगजीन और न्यूज़पेपर का डिस्कशन कराएंगे साजिया में। उसके साथ हमारे साथ है रवि प्रसाद सर। रवि प्रसाद सर अभी इकोनॉमी पढ़ाएंगे आपको बैच में। फिर आपके साथ है अभिषेक सर। अभिषेक सर आपको पढ़ाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन जो कि काफी डायनेमिक टॉपिक होता है। फिर आपके साथ है सुनील सर जो कि जनरल साइंस का सेगमेंट जो होता है आपका बिहार स्पेशल में, उसको पढ़ाएंगे। सर जैसा कि हमने देखा है कि सिविल सर्विस हमेशा से ब्रिटिश टाइम से एक यूथ का अट्रैक्शन बढ़ रहा है और पिछले कुछ दिनों से यूथ का जो अट्रैक्शन है सिविल सर्विस के तरफ काफी बढ़ा है और स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद। तो आप लोगों का क्या टेक है इसके रिगार्डिंग? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं मार्केट में, तो हो सकता है कि आप यूएस में हो, ईयू में हो या किसी अन्य देश में हो, लेकिन एक अट्रैक्शन जो रहता है नौकरशाह की तरफ कि नौकरशाही में हम सम्मिलित हों, वो हर समय बना ही है। और ये नहीं कि अगर आप ये सोचते हैं कि यूएस में रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही खुश हैं, तो सिर्फ पैसा ही एक चीज नहीं है, पावर भी एक चीज है और लोगों के साथ जुड़ना भी एक चीज है जो आपको सिविल सर्विसेज सिखाता है। तो बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में सब हर हमेशा बनी रहती है, इसीलिए लोग इसके वो आकर्षित होते हैं ज्यादा से ज्यादा। और कहीं ना कहीं सर स्टेबिलिटी जो देती है वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब की स्टेबिलिटी बहुत हद तक कम हो गई है। ये भी कह सकते हैं सर। दूसरी एक और चीज है इसमें कि हमारे जीवन में जो भी हमारा पर्पस हो, गोल हो लाइफ का, सिविल सर्विस वो हमें प्रोवाइड कराता है। अगर पावर चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए, सोशल सर्विस चाहिए, तो वो हर आदमी का अलग अलग पर्पस होता है। अब बाकी जॉब में हम एक ही पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। बिल्कुल, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन सिविल सर्विस हम जो भी चाहते हैं अपने लाइफ में करना, हम अपने आप को जो भी मतलब फुलफिलमेंट करने के लिए बनाना चाहते हैं, वो सिविल सर्विस हमें देता है। और सर एक बात यहाँ पे भी उठ के आती है कि जैसे हम अपनी सोसाइटी की बात करें, इंडियन सोसाइटी की, तो कहीं ना कहीं क्लास के बीच में बटी हुई है। तो जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए सिविल सर्विस एक अपॉर्चुनिटी बन के आती है क्लास ट्रांजिशन की। तो इसमें आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, कैसे सिविल सर्विस एक मौका देती है जिससे आप एक क्लास को ट्रांजिशन करते हैं, आप मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से डायरेक्टली एलीट क्लास में चले जाते हैं? देखिए, अगर हम सभी को देखते हैं तो हम सभी ने वैसे बच्चों को भी पढ़ाया है जो निम्न तबके से आते हैं, निम्न क्लास से आते हैं। और ऐसा भी हुआ है कि किसी रिक्शा चलाने वाले के बच्चे को पढ़ाया है, किसी लेबरर के बच्चे को पढ़ाया है। तो और एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है भारतीय प्रशासनिक सेवा आपको। और कोई भी चाहे तो अपने मेहनत से, अपने बलबूते पे अपने वर्ग का स्थानांतरण आसानी से इससे कर सकता है। मूल बात इसमें यही है। और जहां तक बात है कि सरकार निष्पक्ष है, बिल्कुल ही निष्पक्ष है। इसमें जेल में आप ये देखेंगे कि कोई भी भेदभाव नहीं बरता जाता है और निष्पक्षता हर हमेशा बरकरार ही रहती है उसमें। और इसमें लोगों का ट्रस्ट है बहुत ज्यादा, इस पूरे प्रोसेस में लोगों का ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए जानी जाती ही है बेसिकली अपने ट्रस्ट के लिए। सर जब मैं पढ़ता था तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा बैकग्राउंड है, तो उसमें मैंने ब्यूरोक्रेसी पढ़ा। तो उसमें जो मैक्स वेबर है उनका एक टेक था कि अगर आप एक बार इस सिस्टम को लागू करते हैं तो इससे आप बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये क्यों कहा जाता है कि व्हाई सिविल सर्विस इज नॉट गोइंग टू लूज इट्स चार्म इन अ कंट्री लाइक इंडिया? देखिए, सिविल सर्विसेज का एक अपना महत्व है और महत्व ये है कि इसमें तो बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है और साथ साथ में आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। जॉब सेटिस्फैक्शन इन द सेंस ऑफ कि आप जो विजन लेकर के यहाँ पर आए हैं और जो विजन को आप अटेन करना चाहते हैं,
ये एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है, राइट। चलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मैक्स वेबर का जो कॉन्टेक्स्ट था वो थोड़ा टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट था। अगर आज की हम बात करें तो पोस्ट विवेरियन ब्यूरोक्रेसी जिसको आप कहते हैं, इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में आपको अपॉर्चुनिटी का एक्सपेंशन हो गया। सर लोगों ने कहा कि डाइवर्सिटी रह चुकी है, तो आप एक जरिया बन सकते हैं सोशल चेंज का, एक जरिया बन सकते हैं बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज में अपने इंडिया को ऊपर उठाने का। तो बच्चों के अंदर एक विजन होती है कि नहीं हमें तो ये जिंदगी में आए तो कुछ ना कुछ करना है। अब करना तो विजनरी ओरिएंटेशन के लिए सिविल सर्विसेज आपको एक मौका देती है। और सर यही कारण है कि अभी तक ये न जानबूझ कर पाया है न बच्चों के अंदर में कोई इंटरेस्ट को कम कर पाया है। दिन प्रतिदिन हमने देखा है कि इंटरेस्ट बढ़ते ही जाता है। तो ये एक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अपॉर्चुनिटी है। अगर सर कोई यूथ है, अगर उसको अपना कैरियर बनाना है, वो चाहता है कि मैं सिविल सर्वेंट बनूं, तो वो कौन सा आइडियल एज कौन सा होता है जिस पे उसको अपने प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए? मैम देखिए, आइडियल एज की बात अगर करें अभी के टाइम पे जिस तरह से कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा माहौल हो भी चुका है और बच्चे बहुत अवेयर हैं। अब ये वो दौर नहीं है कि जस्ट कि अब उनको जानने के लिए पहले कभी पता चला तो फिर आपको मालूम हुआ। अब क्या है कि बच्चे 11-12 से ही बिल्कुल अपने आप को रेडी करने की उसमें आ चुके हैं कि हाँ। और इनफैक्ट जैसे बहुत सारे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से हैं या अलग अलग बोर्ड से भी हैं, वो पहले से ही मेरे पास ही मैं बता रही हूँ कि कई ऐसे गार्जियन जो मुझे फोन करते हैं, जब मैं पूछती हूँ आपके बच्चे हैं कौन सी क्लास में, तो पता चलता है 11th में 12th में, तब मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि ये कितने अवेयर बच्चे हैं। यही दिखाता है कि हाउ अवेयर दे आर। और उनके पेरेंट्स बहुत मतलब कहते हैं कि मैम इसको इसकी इच्छा है और ये चाहता है या चाहती है कि मुझे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है। तो अब जो मुझे लगता है कि इस दौर में ये कहना कि एज है या ट्रेंड है, नहीं, अब बच्चे खुद ही बहुत अवेयर हैं। आफ्टर 11th और 12th उनको पता है कि अब हमें, अगर जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करें वो उसके लिए शुरू कर दे रहे हैं प्रिपरेशन। यही वजह है कि आज के टाइम पर आप देखिए कि अर्ली सिलेक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि एक टाइम था कि हम लोग देखते थे कि सिविल सर्विसेज का एज लिमिट भी था। अब क्या है, आप देखिएगा कि ज्यादातर होता है कि बच्चा सबसे पहले 21 साल में 22 साल में, हालांकि क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, बट ये बच्चे चूंकि 11th-12th से ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज कहीं ना कहीं से क्या हो रहा है, जल्दी ही सिलेक्शन ले रहे हैं। तो अब बच्चे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो बहुत अवेयर हो गए। कोई सर्टेन, हाँ ऐसा भी नहीं, कुछ लोग ऐसे भी जैसे जॉब वाले हैं, अब वो उनको भी लग रहा है कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो समहाउ जब वो अपने जॉब क्विट करते हैं उस दौरान वो आते हैं फिर वो प्रिपरेशन करते हैं। तो जब आपकी मैच्योरिटी लेवल उतनी है और आपको लगता है कि दैट मैं वो सारे जो इनिशियल और जो ट्रेडिशनल चीजें हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए वो मैं पढ़ चुका, देन इट्स राइट टाइम फॉर सिविल सर्विसेज। एज का लेना देना मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तो एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है बच्चे का। जिस बच्चे के अंदर अवेयरनेस आ गया, एप्टीट्यूड है, तो ऑटोमेटिकली पहले से शुरुआत करते हैं। और दूसरा डिपेंड करता है अपॉर्चुनिटी पे। जैसे कुछ बच्चे अगर एमएनसी में चले गए और उनको लगा कि यहाँ तो अपॉर्चुनिटी हमारा बड़ा लिमिटेड है, इट इज बेटर कि हम वहाँ पर जाकर के अपॉर्चुनिटी पे एक्सपेंड करें, मेरे पास जो पोटेंशियल है शायद वहाँ पर जाके काफी रियलाइज हो सकता है। तो इस पे डिपेंड करता है अवेयरनेस बच्चों का। अगर आ गया पहले एप्टीट्यूड भी है तो वो जैसा मैम ने कहा कि वो तो एंट्री कर लेते हैं 11th-12th में ही। और अगर बाई चांस अगर वो जो नहीं कर पाए और वो वहाँ पर जाकर अपॉर्चुनिटी को कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि अब तो मेरा एज है, अपॉर्चुनिटी भी है, तो क्यों हम बेस्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ लीड करें। तो ये मेरे समझ में ये दोनों तो सर आज के टाइम पर मुझे जहाँ तक लगता है कि जो बच्चे हैं ना वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल वो ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी चीजों को प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ये नहीं कि वो सिर्फ ग्रेजुएशन करे, इट मींस वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करे, साथ में वो पढ़ भी रहे हैं ताकि वो जब तक की पास आउट हो उनका एक बेहतर बेस बना है। जैसे मैम आपने बताया ग्रेजुएशन में अपनी चीजों को कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें, तो कौन से वो स्पेसिफिक थिंग्स हैं जिसको बच्चे को ध्यान देना चाहिए ताकि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग हो सके ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन इटसेल्फ? जो सबसे जरूरी है कि आप एटलीस्ट कम से कम एनसीईआरटी जो जरूरी है, जो बेसिक है, आप वो पढ़ जाइए, क्योंकि उसके लिए फिर आपको अलग से टाइम देना होगा। एंड समहाउ हम लोग वी कांट से लाइक दैट कि एनसीईआरटी का कभी भी वैल्यू कम होने वाला है। आज भी सर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जरूरी है कि जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं एटलीस्ट वो अपनी एनसीईआरटी जो उनको बाद में जो जाके फिर से पढ़ना पड़ेगा वो एटलीस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको कंप्लीट कर लें। और यहाँ पे मैम एक चीज ये भी होता है कि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल सिलेक्शन में। तो जो ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हो अगर वो ऑप्शनल को भी ऑप्ट करे, जैसे पीएसआईआर है, एंथ्रोपोलॉजी, जो भी ऑप्शनल है, उसको लेके अगर ग्रेजुएशन करे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल सर? डेफिनेटली अगर आप ये देखो कि ग्रेजुएशन में उसने 4 साल अपने 3 साल निकाले हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट को लेकर पर्टिकुलर, तो ये अगर वो अच्छे यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़ा है तो डेफिनेटली
नहीं तो PYQ तो है ही इसमें कि ये हेल्प करेगा डेफिनेटली। जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल, अगर आपने आपका ऑप्शनल ही हिस्ट्री है, आपने उसमें ऑप्ट किया यूपीएससी में भी, तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और वो अदर सब्जेक्ट लेके वो भी, तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कहीं भी, ठीक है, लेकिन हेल्प जरूर करता है सर। जो भी वैकल्पिक विषय का आप चयन करते हैं तो वो जीएस के सामान्य अध्ययन के सिलेबस को देखते हुए करें, ताकि अधिकांशतः चीज सामान्य अध्ययन से मेल खाए। और उसमें सर एक बात और भी, अगर ऑप्शनल जो भी बच्चा ऑप्ट कर रहा है उस सब्जेक्ट के प्रति वो कितना ज्यादा उसके अंदर इंटरेस्ट है, कितना पैशन है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ऑप्शनल ये सुन करके तो ले लेते हैं कि हाँ इस साल ये टॉपर ने लिया था, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी लिया है, पॉवर लिया है, बट आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स कि वो बच्चा तभी परफॉर्म कर पाएगा जब आप उस सब्जेक्ट को लेकर बहुत पैशन। इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल के, उसको थोड़ा थोड़ा समय के लिए आप क्या करें, पढ़ लें, और जहाँ इंटरेस्ट आपको दिखे वही रम जाए। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे एक चीज बताई गई थी कि अगर आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना है तो देयर आर सर्टेन रूल्स। पहले आप ट्रेंड को एनालाइज करो, मार्केट में रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी को देखो, और देन आफ्टर आपका इंटरेस्ट किसमें है वो पर अमाउंट तो होना ही चाहिए कि जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट। इसमें एक चीज है कि अगर मान लीजिए इस साल का ट्रेंड देखें तो दैट मे नॉट बी द ट्रेंड नेक्स्ट ईयर। बदलता है, बहुत रैंडमली बदलता है, एब्रप्टली भी बदलता है। मेरा तो ये मानना है सर, जब बैंक की बात है कि मैं मानता हूँ 70% बच्चों को इंटरेस्ट पे फोकस करना चाहिए। जैसे फिलोसफी ऑप्शनल जो लेते हैं, फिलोसफी माइंडसेट जो होता है या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माइंडसेट बिल्कुल थोड़ा सा अलग टाइप का। फिलोसफी और लिटरेचर का जो माइंडसेट होता है, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो अलग माइंडसेट वाले होते हैं, और सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ये सब माइंडसेट वाले बच्चे अलग होते हैं, साइंस माइंडसेट वाले बच्चे अलग होते हैं। एक ही टेस्ट ले ले कि उनका 70% टेस्ट पे फोकस, 25% सर ने बोला कि आप देखिए कि आपका कोई इंटीग्रेशन, ठीक है ना सर। अब हमने बात कर लिया कि क्यों इसका इतना डिमांड है, क्यों बच्चों में इंटरेस्ट है। दूसरी हमने बात कर लिया कि स्पेसिफिक एज क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन शुरू कैसे करें। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो कोचिंग का क्या ओवरऑल प्रिपरेशन में रोल है, रहता है या है? देखिए, अगर टॉपर्स को आप देखते हैं तो वो हो सकता है कि आपके सम्मुख आए और ये भी कह दे कि मैंने किसी संस्था से कोचिंग नहीं ली। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं देखा हूँ कि ऐसे बच्चे जिसमें मैंने पढ़ाया है वो भी ये कह बैठते हैं मैं किसी संस्था से संबद्ध नहीं हूँ। तो कहीं न कहीं शुरुआती दौर में आपको मार्गदर्शन के लिए संस्था आवश्यक है, और आपका जो एफर्ट है वो एक डेडिकेटेड डायरेक्शन में जाए, उसके लिए भी संस्था जरूरी है। और खास करें अगर शिक्षण कौशल ऐसे शिक्षकों का हो जिनके बीच आप बैठे हैं उसका एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का। आजकल मार्केट में मटेरियल बहुत कुछ अवेलेबल है, तो कोचिंग में हमें ये भी बताया जाता है कि आप क्या नहीं पढ़े हैं, आप कैसे अपने आप को फोकस रखें कि हमें यही पढ़ना है। मैं कुछ आपको नाम नहीं लेना चाहता संस्थाओं का, क्योंकि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि हिंदी माध्यम के संस्थान जो है और बहुत प्रसिद्ध वो संस्थान है, उन्होंने लड़कों को आबाद करने से ज्यादा बर्बाद किया कि इतना मटेरियल दिया उन्होंने, उनका जीवन में दिया उसे देखते देखते। तो आप चयनित मटेरियल, विषय वस्तु दें और वैसे मटेरियल दें कि जो परीक्षा में बिल्कुल समसामयिक हो, पूछे जाते हो, तो वो बेहतर हो। कम मटेरियल को ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए, रादर देन बहुत सारी चीजों को हम ऐसे ही पढ़ते हैं। अब मेरा तो मानना है मनीष जी की प्रिपरेशन का एक अपना स्टेज होता है। पहला स्टेज हुआ कि आपके पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, दूसरा स्टेज हुआ कि वो इंफॉर्मेशन कॉन्सेप्चुलाइजेशन आपकी प्रॉपर हो, तीसरा स्टेज हुआ कि आपके पास रिवीजन का टेक्निक हो, चौथा स्टेज होता है प्रेजेंटेशन टेक्निक, प्रेजेंटेशन के स्किल डेवलपमेंट आप में हो। ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेज होते हैं, राइट। इसको प्रीलिम्स में कर लीजिए, मेंस में कर लीजिए, व्हाटएवर भी। बच्चा ये घर पे भी कर सकता है, ऐसा नहीं है।
लेकिन घर पे जब करेगा तो उसको हो सकता है कि 5 साल लग जाए, 10 साल लग सर जाए। मैं खुद इसका भुगतभोगी हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। होता है, हम लोग बिकॉज उस टाइम पे मेरे साथ है ना? फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था कुछ बिल्कुल। इंस्टीट्यूट। मैंने दोस्तों के से हेल्प लिया, मैंने मेंस लिखा अगेन एंड अगेन, बट बाद में जब मैं जुड़ा इंस्टीट्यूट से, जब मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके बाद से मैंने इस चीज को रियलाइज किया कि अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली होती तो शायद मैं आज कहीं और तो बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने टाइम ज्यादा खराब किया उस बिल्कुल, दौरान। बिल्कुल। तो नहीं, सर आप देखिए हम लोग कुछ है नहीं, हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल करना तो आपको ही है। करना हम तो एक डायरेक्शन देते हैं, एक कंपास सेट कर देते हैं, आपके साथ लगे रहते हैं। हो सकता है कि आप चले, बच्चे चला वहां से चल सकता है। वो हमने तो कहा कि स्टेज भी क्लियर है, आजकल यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया है, साइट्स हैं, बहुत सारे गाइडेंस है, आप लेकर के चल सकते हैं। लेकिन मे इट बी पॉसिबल कि आप कब मिसलीड हो जाए, बस वहां पे डिस्ट्रैक्शन वहां तक आपका सस्टेन कर सकता है मोटिवेशन की नहीं, क्योंकि बीच में काफी पड़ाव आएंगे, काफी आपको Ups and स्ट्रेस downs। क्रिएट करेंगे, बहुत तरह के रास्ते चलेंगे, तो आपको समझ भी नहीं आएगा किस रास्ते पे चल रहे हैं, हर एक कंफ्यूजन होगा। कम से कम ये है कि हम लोग प्रोफेशनली उसको हम एक डायरेक्शन देते हैं, साथ साथ सस्टेन करते हैं, उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहते हैं। दैट्स इम्पोर्टेंट। मैं तो ये कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी पॉसिबल है, बट आप रिस्क क्यों ले रहे हैं अगर आपके पास में सपोर्ट सिस्टम है तो। दैट्स इम्पोर्टेंट। सारी गलतियां खुद करें, इससे अच्छा है कि दूसरों की दूसरे की गलतियों से सीख ले। गलती करके सीखे, ये भी एक तरीका है, और दूसरों को से सपोर्ट लेकर भी हम सीखे, ये भी तरीका है। सर जैसे कि अलग अलग स्टेज हैं इस एग्जाम के, अलग अलग जैसे प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो अकॉर्डिंग टू यू ऑल विच आर द टफेस्ट फेज ऑफ दिस एग्जाम? कौन सा ऐसा स्टेज है जो सबसे चैलेंजिंग होता है बच्चों अगर को? व्यक्तिगत रूप से मैं देखूं तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अध्ययन आपको पहले चरण में चाहिए, प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे चीजें आसान होती हैं। आप मेंस में टॉपिक भी चयन कर सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, और अगर गाइडेंस आपको प्रॉपर है तो इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट में आप अवश्य सफल हो सकते हैं। लेकिन नॉलेज बेस सबसे पहले है कि नॉलेज बेस डेवलप करना, और वहां से शुरुआत होती है कि प्रारंभिक परीक्षा वो आपको टेस्ट करता है। सर मैंने अभी पिछले 3-4 सालों का जो ट्रेंड देखा है प्रीलिम्स का और मेंस का, तो कहीं ना कहीं ये काफी डायनेमिक हुआ है, हर दूसरे साल ट्रेंड चेंज होते जा रहा है, तो कैसे टैकल करेंगे? नहीं, देखिए मैं जब आपने ये प्रश्न पूछा कि कब तैयारी शुरू करें, तो कॉलेज में जब बच्चे रहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप स्टैटिक पोर्शन को मजबूत कर लें उस दौर में, क्योंकि जब आप आएंगे कंपटीशन में बच्चों के साथ तो डायनेमिक पोर्शन अपना वर्चस्व दिखाएगा, और वहाँ उसे टैकल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो सबसे पहले स्टैटिक बेसिकली क्या है, ये पार्ट है आपका, फाउंडेशन है ये, उसी पे आपको अपना पूरा भवन बनाना है, पूरा घर बनाना है, ठीक है, तो वो तो मजबूत होना ही चाहिए। बट प्रॉब्लम आएगी फिर मेंस के टाइम पे, ठीक है, कि आप किस पॉइंट को पहले रखें, किस पॉइंट को बाद में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। सर यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आपका स्पेशलाइजेशन है इंटरनेशनल रिलेशन में, तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब जीएस के पेपर में, प्लस जिनका PSIR ऑप्शन होता है वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आजकल को अगर हम देखें इंटरनेशनल रिलेशन का जो जियो पॉलिटिक्स है बहुत डायनेमिक हो गया, मतलब अनप्रेडिक्टेबल हो गया, तो कैसे टैकल करे बच्चों एरिया को, न्यूज़पेपर को कैसे मैनेज करे ओवरऑल अपने प्रिपरेशन में? न्यूज़पेपर देखो, अब ऐसा है कि आप कुछ भी कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सबका अपना अपना एक ओपिनियन होता है, और यूपीएससी में चाहिए बेसिकली बैलेंस्ड व्यू, ठीक है। सो मैगजीन मैं कहूंगा कि एक बार आपने खाली इसको रीडिंग ले लिया, कुछ पॉइंट्स, 2-4 पॉइंट्स आपने जॉट डाउन कर लिए, दैट्स इट। मैगजीन पे जाइए, मैगजीन जो संस्था हमारी है वो निकालेगी, और उसमें आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बैलेंस व्यू एक डेवलप होगा, और ये डे टू डे डेली आपको 5 to 10 मिनट्स देना है। तो ये एक जब आप एक पूरे मोड में चलोगे तो आप ऑटोमेटिक, ये हम लोग की गाइडेंस में ये बैलेंस हो जाएगा। तो कोई डायनेमिक की अगर हम बात करें यहाँ तक, डेफिनेटली, बट इंडिया इज अ नेबर, इंडिया के जो आसपास के जो नेबर कंट्री है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ महाशक्तियां हैं, जैसे कुछ में जैसे तो यूनिपोलर से होना चाहिए, इंडियन की पॉलिसी है कुछ, जैसे हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ऑफेंसिव से डिफेंसिव से ऑफेंसिव हवा भी हम आए हैं, ठीक है, 2014 के बाद से। तो वो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको उस पर सिर्फ नजर बना के रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
वो हो जाएगा। क्वेश्चन तो उसके इंटरनेशनल रिलेशन के होते हैं डायनेमिक, लेकिन जब आप लिखते हो तब बैकग्राउंडर भी बहुत जरूरी है। जरूरी है। कुछ किताबें आप ऐसे भी पढ़ें जिससे इंडो यूएस रिलेशन है, जिससे ये पता चले कि इतिहास में हुआ क्या है। सब वो एनसीईआरटी सफिशिएंट है उसके लिए, फाउंडेशन के साथ ही तो जुड़े। फाउंडेशन के साथ। जैसे वीडी महाजन की किताब है इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसे पढ़ लें तो उसे पता चलेगा। वीएन खन्ना की किताब है तो उसे पढ़ लें, उसके बाद कंटेम्परेरी जोड़े उसमें। तो जब तक फंडामेंटल एक रिलेशन हो गया और इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दोनों का फंडामेंटल अगर जान रहा है तो बच्चे अपने आप को जुड़ जाएंगे। क्या सर? बात की हमने करंट बिल्कुल अफेयर्स की, तो मैम का भी पर्सपेक्टिव लेते हैं इस पे कि मैम कैसे अप्रोच करें बच्चे पर करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स के बारे में मैं यही कहूंगी कि सभी स्टूडेंट से ही ये सिर्फ कोई स्पेसिफिक एक सेगमेंट नहीं है, करंट में सब आ जाता है। आप जो देख लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आईआर, क्या नहीं है, सब करंट का पार्ट है। बट कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है, क्योंकि द हिंदू बहुत ज्यादा हाईली प्रेफरेबल न्यूज़पेपर है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, हालांकि इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते हैं, बट यूपीएससी हिंदू पेपर में काफी अच्छे आर्टिकल्स भी होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम इसको पढ़ने में मुझे 1 से 2 घंटा लग जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको छाटने की प्रवृत्ति आनी चाहिए, आपको पढ़ना क्या है। लाइक आप रीजनल न्यूज पढ़ने लगे, आप वो न्यूज पढ़ने लगे जो आपके काम की नहीं है, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब जैसे अभी हमारी माननीय जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी में कि ये कौन से आर्टिकल के थ्रू है और किस, जब अभी इस साल का पहला सेशन अगर वो संबोधित कर रही हैं तो उसके क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपको मेनली क्या करना, फोकस करना है कि जो न्यूज है करंट में, जैसे अभी हम लोग एफटीए कर रहे हैं ईयू के साथ, सब जगह सारे न्यूज में था मदर ऑफ ऑल डील एफटीए है ना विद ईयू। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों यूरोपियन यूनियन के साथ आने वाले टाइम पर इसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जहां इतनी ज्यादा ग्लोबल अनसर्टेनिटी है आज के टाइम पर। आज वैसे में इंडिया जो है, अगर हम ये एफटीए कर रहे हैं और हमने और भी अन्य देशों के साथ एफटीए किया, तो एफटीए क्यों मैटर करता है और ये बार बार करंट के न्यूज में क्यों आ रहा है। तो ये मान के चलीजिए कि इस बार के सिविल सर्विसेज में ये आना है, एफटीए जो है ये आना है और इस बार बहुत क्वेश्चंस बनने हैं। तो करंट अफेयर्स में मैं स्टूडेंट से यही कहती हूँ कि बिल्कुल एक ईगल आई रखिए। आपको ना बिल्कुल की पॉइंट समझना होगा कि हाँ, जैसे अगर यहाँ हम लोग पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब इकोनॉमिक सर्वे आया बजट से पहले, अब क्या है कि बच्चे जब इकोनॉमिक सर्वे की जब पूरी बुक आ जाती है तब वो पढ़ना शुरू करते हैं। 2 वॉल्यूम है मैम, हाउ टू हैंडल, हाउ टू टैकल। अभी हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत इजीली वे में एक सेक्शन को उन्होंने बता रखा था, दैट्स इट। आप उसको पढ़ लीजिए कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में हमने कैसा हमारा परफॉर्मेंस रहा, हेल्थ सेक्टर में क्या रहा, डिजिटल वेलबींग के लिए क्या किया जा सकता है, तो क्या ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी है, तो हम क्यों अपने काम को इतना ज्यादा बढ़ाएं। मैम बेटर वे है। हिंदी माध्यम के बच्चों को यही शिकायत है कि हिंदू हिंदी में नहीं है। सर उसके लिए हम लोग है ना, उसके लिए तो है ना, ये इसके लिए हम लोग तो उसके सपोर्ट सिस्टम है। आप इतना बड़े वॉल्यूम मटेरियल को लेकर के चलते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें पता है कि ये रिलेवेंट मटेरियल है, और रिलेवेंस को, रिलेवेंट का मतलब कि ऐसा मटेरियल जो हमारे मिशन को सूट कर रहा है। ऐसा जो सूट कर रहा है मुझे नहीं पता। जी सर, मेरा मिशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज, उसको जो सूट कर रहा है वही हमारे लिए रिलेवेंट है। जैसे सर एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी कुछ दिन पहले जो चाइना के एम्बेसडर हैं उनका आर्टिकल आया कि चाइना की इकोनॉमी जो भी चल रही है तो वो कैसा है, फिर इंडिया के साथ क्या कंडीशन रहेगा। एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला कि वहाँ की क्या कंडीशन है, अभी वहाँ वर्किंग कैपेसिटी क्या है, आने वाले टाइम में इंडिया के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरह से है। तो आपके पास हिंदू न्यूज़पेपर इसलिए मैं बार बार फोकस करी क्योंकि वाकई में वहाँ बहुत अच्छे कंटेंट रहते हैं, और उसके लिए अगर उसको आप फोकस कर रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भी न्यूज कर रहे हैं, बट अच्छे न्यूज को आप उठाएं, आर्टिकल्स पढ़िए, एक समझ डेवलप होगी जो यूपीएससी का मेजर रिक्वायरमेंट है। लेकिन नैरेटिव से बचिए। हाँ उससे बचना है। इसी इकोनॉमिक सर्वे में एक ये आया हुआ है, क्यों ऐसा होता है, छोटा सा एग्जांपल, कि क्यों ऐसा होता है कि वही व्यक्ति मेट्रो में और एयरपोर्ट में बहुत ऑर्डर रहते हैं, क्यों में खड़े होते हैं, कहीं धक्का मुक्की नहीं होता है, और रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड में पूरा क्योस हो जाता है, धक्का मुक्की हो रहा है, क्यों होता है। 5 कारण उसने दिए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। अब ये एथिक्स में काम आ सकता है, क्राउड मैनेजमेंट को, मॉब मैनेजमेंट को कैसे हमको एक स्टडी में उसको एथिक्स जैसे आपका बैकग्राउंड है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट जो मैंने देखा है इस प्रिपरेशन में, वो स्ट्रेस को मैनेज करना। क्योंकि कहीं ना कहीं आइसोलेशन में बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, कोई होता नहीं है, मम्मी पापा का भी बहुत ज्यादा इस पे एक्सपेक्टेशंस होता है, तो एक बोझ के तले दबे हुए होते हैं। तो बच्चे अपने मेंटल वेलबींग के लिए स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें?
दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पहली चीज ये है कि बच्चे को हर समय अपने गोल पर फोकस रहना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज डिस्ट्रैक्ट होती है ना, उससे स्ट्रेस बढ़ता है। हमें पता है कि हमें ये करना है और इतने समय है हमारे पास करने के लिए, नंबर 1। दूसरा, स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा फिजिकल एक मैनिफेस्टेशन भी होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए बच्चों को हर दिन, जैसे कुछ मेडिटेशन, योगा मेडिटेशन है, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज है, वॉकिंग है, रनिंग है। बच्चों को लगता है बैठ कर पढ़ लेंगे सब कुछ, नहीं, वो बहुत जरूरी होता है। तो कुछ समय जरूर निकालना चाहिए ऐसा, जिसमें हम कुछ इन चीजों को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर ध्यान दें। उसमें ये सब योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, म्यूजिक, कभी कभी डांस, लेकिन वो बिल्कुल ही लिमिटेड होना चाहिए कि हाँ दिन में जैसे आधे घंटे करना है तो करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा पढ़ाई। मतलब वो एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी क्या अभी टाइम नहीं है, कर रहा हूँ, टाइम नहीं है। नहीं, आज एक्सरसाइज हो गया, अंगूठे पे हो गया, हाँ। बस ये रील चल रहा है और वो हाँ, तो वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना जैसे कि टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया आज के टाइम में प्रिपरेशन में, बट कहीं ना कहीं इससे डिस्ट्रैक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। डेफिनेटली। तो उस चीज को भी बच्चे कैसे मैनेज करें कि मतलब अब क्या होता है कि बच्चा मोबाइल उठाया और ये रील शुरू किया, 1 घंटे कब निकल गया, हाँ, ये इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग जो होती पता है ही उसकी चल नहीं रही चलता है। है। तो कैसे बैलेंस आउट करें चीजों को? ये डिपेंड करेगा अलग बच्चों पे कैसे है, ठीक है। बट मेरा अगर एक लाइन पे बोलूं तो कहूं तो जिनके सपनों में जान नहीं है ना, डिस्ट्रैक्शन वही होते हैं एक्चुअली। ये पंच लाइन है। बिल्कुल, इसके पास एक टारगेट है ना। मैंने कुछ बच्चों को यहाँ तक देखा है कि वो एक बेसिक मोबाइल रखते हैं, ये स्मार्टफोन रखते ही नहीं है। 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, तो आप 2 साल की इससे हटा लो अपने आप को, पूरी जिंदगी आपके पास पड़ी हुई है। सोशल मीडिया की बात हमने की, तो सोशल मीडिया पे एक टेलीग्राम आजकल बहुत न्यूज में। अब क्योंकि मैं मेंटर भी हूँ तो मैं चीज बच्चों से मिलते इंटरेक्शन होते रहती है, तो उनका एक कहना है कि सर आज टेलीग्राम पे ये वाला पीडीएफ आया, आपको भेजो, बताओ बढ़िया है। बेटा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, सर ने आपको मटेरियल दिया, जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो, कंटेंट तो चेंज नहीं होता है, प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। तो कुछ चीजें मतलब आजकल ये आप कह सकते हैं प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो इसमें आप लिमिटेड सोर्स को कैसे पढ़ें, कैसे चीजों को मैनेज करें कि एक्स ये पढ़ रहा, वाई ये पढ़ रहा है, मैं क्या पढ़ूं, तो इसमें आप वही तो रोल आता है कि जो कोचिंग संस्था है वो आपको बताएगा। और सबसे लाभदायक यह होगा कि जैसे ब्रिलियंट बिहार में सभी अपने फील्ड में विशेषज्ञ ही है, तो ऐसे संस्थान से आप कुछ हासिल कर ले, कुछ जानकारी ले लें। अब इस ब्रिलियंट बिहार की अगर हम बात करें तो हम लोग का एक अपना टेक्निकल एस्पेक्ट ये होता है कि सबसे पहले हम लोग एग्जामिनेशन के ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, इनके कोर एरिया को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, बेस्ड अपॉन कोर एरिया फिर इंफॉर्मेशन की तरफ हम लोग कलेक्शन करना शुरू करते हैं, सिस्टमेटाइजेशन करते हैं, एक प्रॉपर लेक्चर प्लान बनाया जाता है, बच्चे को कॉन्सेप्चुलाइज करा दिया जाता है, बाद में स्किल डेवलपमेंट कर देते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो ये जितना भी एस्पेक्ट है ना, वो कभी नॉन एकेडमिक भी है, एक्स्ट्रा एकेडमिक कह सकते हैं, एक्स्ट्रा एकेडमिक अप्रोच। एक्स्ट्रा एकेडमिक अप्रोच को होना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव ट्रेंड्स को समझना बच्चे भी समझ सकते हैं। हमने शुरू में कहा कि आप भी कर सकते हैं, बट आपको टाइम लगेगा, आपको एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ेगी, मेंटर तो चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग ये हैं कि प्रोफेशनली एक ठीक है डिसिप्लिन फॉर्म में हम लोग प्रोफेशनली आपको टीच करें, हमारे पास एक टीम वर्क है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं, कहाँ पर टेक एक्सप्लोरेशन हम अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। और सर यहाँ पे जैसे आपने बोला डिसिप्लिन की और मोटिवेशन की भी बात बहुत लोकप्रिय होती है, और बहुत तरह का फॉल्स मोटिवेशन भी ये होता है कि फॉल्स लोग बोलते हैं कि यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू रीड 18 घंटे 20 घंटे, You need to work प्रैक्टिकली smart. होता नहीं है। तो मोटिवेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ सर शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट मुझे लगता है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल, डिसिप्लिन ही काम करेगा। कैसे डिसिप्लिन रहे उसके लिए क्या कुछ करे अपने मतलब जो इनफैक्ट हर दिन में बच्चे को हर दिन एक रूटीन बनाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम उस रूटीन को कैसे किस हद तक हम फॉलो कर पा रहे हैं। स्टिक विद दैट, बिल्कुल। उसको अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को पनिशमेंट दें, एक कुछ भी तरह से सेल्फ पनिशमेंट। सेल्फ पनिशमेंट एग्जैक्टली। जैसे डिनर मिस कर दें आप, अगर कर लिया आपने उसका रिवार्ड भी दें आप, लेकिन आइसक्रीम खा ले जाकर आप, ये बच्चों वाली चीज लगती है लेकिन इसका बहुत इफेक्ट होता है इसका। जैसे आपने देखा होगा कि अभी के टाइम पे सर मुझे लगता है कि जो बच्चे आजकल लिखने की आदत छूट गई है, हाँ बिल्कुल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, खासतौर से वो बच्चे जो मेंस तक पहुंच गए, जैसे उन्होंने सर प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर लिया, मेंस में उन्हें बहुत एक चीज परेशानी मुझे हो जाती आपसे है। पूछते हुए, मैम लिखे लिखे कैसे? तो ये तो जवाब आपकी देता बस हूँ नहीं हाथ करना। से। लेकिन सर मैं आपसे
आपसे यही बात कहना चाहती थी कि डिसिप्लिन अगर आप हो रहे हैं और आप यूपीएससी आपका लक्ष्य है तो अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें कि डेली लिखिए, एटलीस्ट आप कुछ भी लिखिए, 10 लाइन ही लिखिए, लेकिन लिखने की आदत डालिए, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं और आपके लिखने से ही सारे काम हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैम अगर आप कोई एक दो आंसर लिखती हैं ना तो अंदर से सेटिस्फेक्शन होता है कि आज मैंने कुछ अचीव किया, कुछ किया, दिखता है वो किया हुआ, जो क्या किया। आप ऐसे ही नहीं लिख सकते, आप कंटेंट पढ़ के चले जाते हो फिर भूल जाते हो, बट उसको फिर से आपको रिप्रेजेंट करना होता है तो वो आपका अपना चीज होता है, तो वहां से कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन मिलती है। कई संस्थानों को मैं ऐसा भी जानता हूँ जो 5-5, 6-6 आंसर डेली लिखवाते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। आप वीक में 4 ही आंसर लिखो, एक आंसर प्रतिदिन लिखो, लेकिन क्वालिटी बैकग्राउंड रहा किसी से भी है आप। यहाँ पे मैं एक बात, मुझे एज एस्पायरेंट जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने एक चीज को नोटिस किया थी, साइंस एंड टेक बहुत डायनेमिक है, क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट यूएस में भी हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, चाइना में भी हो रही है, तो हम पढ़े तो पढ़े क्या, फोकस कहाँ पे करें? जैसे कि क्या यूएस की सारी न्यूज इंपॉर्टेंट है नासा की, या सिर्फ हम इसरो पे फोकस करें, या और सारी चीजें नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है प्राइवेट सेक्टर पे, उस पर फोकस करें? अप्रोच क्या होना चाहिए एज एस्पायरेंट? मनीष जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अप्रोच क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, चाहे वो आपका यूपीएससी हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो। जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है आपकी अप्रोच, योर पर्सपेक्टिव, योर अप्रोच, हाउ यू टेकल द सब्जेक्ट। इसीलिए इन ब्रिलियंट बिहार तो जो मोस्ट पेक्युलर चीज जो हम करने वाले हैं वो है डिकोडिंग द सिलेबस, क्योंकि इसमें जो रडार होता है, भाई आपने जैसे कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हो, इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि यदि आप उसे पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है आप 2 साल खाली उसे कंप्लीट करने में लगा दें। तो उसमें जो रडार है, जो आपको स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है, वो आपका सिलेबस है और आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं आपके। तो जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को आप देखते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स जीएस पेपर 3, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन द सिलेबस इट इज क्लियरली मेंशन्ड, जो क्लियरली उन्होंने कहा है यूपीएससी ने, कि आपको फोकस करना है उन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है या जिनका यूनिवर्सल इम्पैक्ट है। जैसे उदाहरण के तौर पर लेट अस से आई एम स्टडीइंग, मैं डिफेंस पढ़ रहा हूँ, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का यूज हुआ है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि S-400 विल आल्सो बी ऑन द रडार ऑफ यूपीएससी। तो पूछेंगे S-400 क्या होता है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट क्या है, सुकोई में और जो आपका बाकी F-16 में क्या फर्क होता है, कावेरी इंजन क्या है, तो ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली अब जैसा आपने यूएस में कहा, तो यूएस में मैक्सिमम डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, वो डेवलपमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, राइट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाउअडेज वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में इंडिया में क्या काम चल रहा है, इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर्स में हमने क्या अचीवमेंट किया, क्वांटम फिजिक्स में क्या हो रहा है, राइट और रॉन्ग, नोबेल प्राइज जो दिए जा रहे हैं फिजिक्स, वो किन टॉपिक्स पर दिए जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछती है। तो ये जो पर्सपेक्टिव डेवलप होता है वो डेवलप होता है जब आप अंडरस्टैंड करते हैं द नीड ऑफ द सिलेबस। तो नीड क्या है, आप सोचिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों डाला गया है यूपीएससी के अंदर। अगर उन्हें, भाई आप एक बात समझो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज कंडक्टिंग एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज, अगर उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बंदा ही चाहिए तो दे कैन कॉल समबडी फ्रॉम द इसरो और समबडी फ्रॉम द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। बट इंटेंशनली इन्होंने क्या डाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि विदाउट गिविंग एनी स्पेशल इनपुट्स फॉर दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक कैंडिडेट को एक जनरल अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। वो जनरल अवेयरनेस पता लगती है कि आपने अपनी इलेक्ट्रिक रीडिंग कितनी की हुई है, बिकॉज वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कल को टुमारो यू विल बी हेडिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, टुमारो यू विल बी हेडिंग डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस। तो उस केस में आपका ये इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी एक बेसिक ग्राउंडिंग हो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसीलिए साइंस एंड टेक का जो सिलेबस होता है इट हैज टू बी वेरी कंसाइज अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द यूपीएससी। और एक पॉइंट उसमें ये भी है कि बीइंग अ ब्यूरोक्रेट I should understand the perspective of science and technology. Nobody can fool me. I should not be assisted by my personal assistant. Yes, सर अब हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि टेक्नोलॉजी आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हम भी टेक बेस्ड नहीं है यहाँ पे, जो बिलियन बिहार में क्लासेस देंगे,
बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का एक दूसरा निगेटिव एस्पेक्ट भी है जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करे इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। तो एज ए एस्पायरेंट हमें उस जो डिस्ट्रैक्शन को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए ताकि हम टेक को यूज भी करें बट उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। मनीष जी, पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस दुनिया में कोई भी चीज हो, एनीथिंग, इट ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव्स आल्सो नेगेटिव्स आल्सो, राइट? तो ऐसा कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं इसका पॉजिटिव नहीं है जिसका नेगेटिव नहीं है। टेक्नोलॉजी इज बीइंग डेवलप्ड टू एड अस, टेक्नोलॉजी इज नॉट बीइंग डेवलप्ड टू मेक स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कहूंगा, जैसे व्हाट्सएप है, आप हैरान होंगे कि व्हाट्सएप जो है, जो कंपनी है व्हाट्सएप का 70% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो इंडिया जनरेट करके देता है। और जब आप यूएस में जाएंगे, बिकॉज जब मैं यूएस में था तो आप, मुझे बड़ी हैरानी हुई ये बात जान के कि वहां पे कोई व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता है। वहां पे लोग व्हाट्सएप ना पर्सनल इंटरेक्शन के लिए यूज करते हैं। अगर आपको पर्सनली किसी को मैसेज भेजना है तो वो टेक्स्ट मैसेज करेंगे। सारे ऑफिशियल काम, इवन इन्विटेशंस भी कहां पर आते हैं? ईमेल पर आते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई है, व्हाट्सएप तो अमेरिका में कोई यूज ही नहीं कर रहा है, और व्हाट्सएप सारा कहां पर यूज हो रहा है? इंडिया में यूज हो रहा है। इवन इस लेवल पर यूज हो रहा है कि व्हाट्सएप से ग्रेजुएट ही हो गया है, हमारी पूरी नॉलेज ही व्हाट्सएप से चल रही है। तो गलती टेक्नोलॉजी की नहीं है, गलती हमारी है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, I still remember when I was doing my engineering, तो एक डिस्कशन चल रहा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नई एमर्ज हो रही थी टेक्नोलॉजी। तो मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने कहा मुझसे कि अश्विनी अब तो यार ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाएगी, अब ना जेई देने की जरूरत पड़ेगी, ना आईआईटी में पढ़ने की, ना इंजीनियरिंग करने की, MIT बॉस्टन अपना लेक्चर चलाएगा और हम लेक्चर को अपने घर रूम पे बैठ के देखेंगे और वहीं से हमें डिग्री मिल जाएगी, कहानी खत्म, कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो जाएंगी। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप एक बात समझिएगा, इस दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी ह्यूमन इंटरेक्शन को रिप्लेस नहीं कर सकती। मैं कितनी बार अपने फ्रेंड से, अपने माता पिता से व्हाट्सएप पे हाई कर लूंगा, फोन पर बात कर लूंगा, बट द मोमेंट आई मीट देम पर्सनली, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जॉय, बिकॉज वी आर नॉट रॉबर्ट्स। अब मेरे को एग्जाम पास करना है, उदाहरण के तौर पे ब्रिलियंट बिहार में हम क्या करने वाले हैं? ब्रिलियंट बिहार में आप जो बाकी एडटेक कंपनीज देखेंगे वहां पर क्या हो रहा है? वहां पे फैकल्टीज आते हैं, वो अपनी पीपीटीज चलाते हैं, पीपीटीज से पढ़ा देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो स्टूडेंट है जब वो मेंस का एग्जाम देने जा रहा है, जब वो 3 घंटे एग्जाम में बैठेगा, क्या वो पीपीटी यूज करेगा? क्या उस टाइम उसको व्हाट्सएप पे एक्सेस होगा? क्या उस टाइम उसको किसी भी सोशल मीडिया से एक्सेस होगा? नहीं। वहां पर उसके पास सिर्फ एक पेन होगा, 3 घंटे का समय होगा, उसके पास अपनी रॉ इंटेलिजेंस होगी। देयरफॉर ये जो, और एक बार और हमको एक बात और समझनी पड़ेगी, जो एग्जामिनेशन है वो एग्जाम वो नहीं है कि आपने, इट्स नॉट अ वन डे एग्जामिनेशन। जो बैंक पीओ का एग्जाम है, आपने 4 महीने तैयारी करी, कॉन्ट कर लिया आपने। आई डोंट वांट टू डिमेन एनी एग्जाम, लेट इट बी वेरी क्लियर, इसको गलत मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हर एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट होती है। यहाँ पर आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस भी पढ़ाएंगे, आपको बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाएगा, आपको डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, आपको बताया जाएगा कि रेयर अर्थ मैटर, जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। वहां से आप पहुंच जाएंगे एंशिएंट इंडिया में, मिडिवल इंडिया में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, एथिक्स में, क्योंकि अप्रोच बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है एग्जाम का वो बहुत डिफरेंट है। Because tomorrow UPSC is saying because I know it from personal opinion, from the personal experience, जब एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक की जाती हैं तो एग्जामिनर्स को इंडिकेट किया जाता है कि जो कॉपीज आप इवैल्यूएट कर रहे हैं ये फ्यूचर IAS IPS ऑफिसर्स हैं। They are that is why they are called permanent executive हैं ये भारत सरकार के। सरकारें आएंगी जाएंगी बट ये लोग रहेंगे। ये स्टील फ्रेम इंडिया का आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा तो उसको क्या हो, इसीलिए आपके जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री के साथ कौन सा टॉपिक दिया? उन्होंने सोसाइटी दिया। आप सोसाइटी पढ़िए, समझिए सोसाइटी क्या है भारत की। यू डोंट अंडरस्टैंड सोसाइटी फ्रॉम योर फैमिली, यू आर गेटिंग इट। जैसे इंडिया में क्या होता है, हम सोसाइटी समझ रहे हैं अपनी फैमिली। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मम्मी से सीखी, मम्मी बता रही है कि माइक्रोवेव ऑन कर दो, माइक्रोवेव ऑफ कर दो, खाना गर्म कर दो, और यूपीएससी ने पीटी में वहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया माइक्रोवेव का फंक्शन क्या होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही है। उन्होंने क्वेश्चन आया यूपीएससी के अंदर, वॉशिंग मशीन में जो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है, टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन है, ये क्या डिफरेंस क्या है इसके अंदर, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वहीं से उन्होंने यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया। देयरफॉर इट इज इंपैरेटिव कि आपको समझना पड़ेगा ये एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट वो बहुत डिफरेंट है वो, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सिलेबस डिजाइन किया गया। तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो भी उस अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, क्योंकि आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर, विवेकानंद तब तक विवेकानंद नहीं बना जब तक उसको रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले,
और रामकृष्ण परमहंस तब तक रामकृष्ण परमहंस नहीं मिले जब तक उनको विवेकानंद नहीं मिले। तो इसीलिए जो सक्सेस है, इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। इफ अ स्टूडेंट इज वेरी गुड, स्टूडेंट बहुत अच्छा है, टीचर एवरेज है, तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी। टीचर बहुत अच्छा है लेकिन स्टूडेंट हार्ड वर्क नहीं कर रहा, तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो देयरफॉर वी नीड टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, टेक्नोलॉजी इज देयर टू हेल्प अस। जैसे आज हम ऑनलाइन बैच बना रहे हैं, ऑनलाइन। अब मैं यहाँ बैठा हूँ दिल्ली में, और ये आप कहाँ सुन रहे हो? यू आर सिटिंग इन दरभंगा, यू आर सिटिंग इन मोतीहरी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने जो जोग्राफिकल डिस्टेंस था उसको क्या कर दिया? इरेडिकेट कर दिया, उसको खत्म कर दिया जोग्राफिकल डिस्टेंस को। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ऑनलाइन क्लास के अंदर, आप मुझसे चैट कर सकते हैं, इमीडिएटली अपना डाउट पूछेंगे और इमीडिएटली डाउट विल बी एड्रेस्ड बाय द फैकल्टी। वी आर हैविंग मेंटोर्स इमीडिएटली आपको कनेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, मेंटोर्स विल गेट इनटू द पिक्चर, दे विल हेल्प यू टू फैसिलिटेट योर लर्निंग। जो भी आपके डाउट्स होंगे कि अगर वहां पे मेंटोर के लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, यू कैन कम एंड डायरेक्टली एक्सेस द फैकल्टीज। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? आपको हेल्प कर रही है टू अचीव योर गोल। लेकिन यदि आप ये सोचें कि खाली मैं व्हाट्सएप और चैट जीपीटी को यूज करके मैं एग्जाम क्रैक कर जाऊंगा, देन यू आर मिस्टेकन। बिकॉज इस एग्जामिनेशन में आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी। बिकॉज आप यूपीएससी के क्वेश्चन पूछो, क्या पूछ रहे हैं वो आपसे? कभी ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज कंप्यूटर्स। ये क्वेश्चन कभी यूपीएससी में नहीं आएगा। वो आपसे कभी नहीं पूछेंगे व्हाट इज द फ्रेमवर्क यूज्ड इन द कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। दे आर आस्किंग यू क्वेश्चन व्हिच आर एनालिटिकल इन नेचर, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, इलॉबरेट, गिव योर ओपिनियन। तो वो आप कैसे दोगे? इनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन को कौन जस्टिफाई कर पाएगा? जिसने कॉन्सेप्ट को एसिमिलेट किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग में। कॉन्सेप्ट को रटना एक अलग चीज होती है और कॉन्सेप्ट को एसिमिलेट करना, फिर उस पर रिफ्लेक्ट करना और फिर उसको रिप्रोड्यूस करना अपनी आंसर शीट में, दैट टू विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 3 आवर्स। अगर आप कैलकुलेट करें 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इट मींस 15 मिनट खाली आपको चले जाते हैं आंसर शीट को फिल अप करने में डूइंग योर मेंस एग्जामिनेशन। आपके पास कितना टाइम रह गया? 2 घंटे 45 मिनट। इट मींस आपको एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज 7 to 8 मिनट्स में सॉल्व करना है। अब उस 7 to 8 मिनट्स में आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, क्वेश्चन का जो एक अंडरलाइन करंट होता है उसको भी आपको अंडरस्टैंड करना है। आपको मेंटल फ्रेमवर्क बना लेना है कि मेरा जो आंसर होगा इसमें मैं क्या इंट्रोडक्शन लिखूंगा, क्या इसमें मेन पार्ट डालूंगा, इसमें क्या कैसे मैं कंक्लूड करूंगा, और फाइनली आपको आंसर को रिप्रोड्यूस करना है अपनी आंसर शीट में, दैट टू इन अ लेजिबल हैंडराइटिंग। और एक बात और, यू आर कंपीटिंग विद वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स ऑफ दिस कंट्री व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज। लेट इट बी वेरी क्लियर, you are competing with guys from IITs, from AIIMS, from IIMs, from Stipend, from Presidency, because आपको एक बात है, IAS is a national hobby in India. अभी आप दिस इज द रियलिटी। तो आपको उस हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है, उस हिसाब से आपको हम प्रिपेयर भी कराएंगे, एंड दैट इज आवर यूएसपी। तो सर बात करेंगे हम स्किल्स पे। जैसे आपने एक पीपीटी की बात कही, तो कहीं ना कहीं वो डेप्थ नहीं डेवलप हो पाती है बच्चों में पीपीटी के थ्रू पढ़ते हैं तो, क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को लोग एक्सप्लेन करके चले जाते हैं। मैंने इस चीज़ को ड्यूरिंग माई मेंटरशिप आई हैव सीन वन थिंग, स्टूडेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो जाते हैं उनके, बोलते हैं सर प्रीलिम्स के अगर 12-15 क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग आराम से मतलब 80% का टारगेट वो हिट कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग, जब मेंस की बात आती है तो उनसे इकोनॉमी के क्वेश्चंस नहीं लिखे जाती है। तो सर जैसे कि आपका बैकग्राउंड है इकोनॉमी, आप ऑलरेडी प्रोफेसर हैं, डीयू में पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द इशू, क्या है इसमें, कमी क्या है? बिकॉज ऑफ दैट पीटी तो मैनेज हो जा रहा है बट मेंस में वो आंसर नहीं लिख पा रहे हैं। टॉपर्स के भी मार्क्स 95 से अबव बहुत रेयरली नहीं जाते हैं। थैंक यू मनीष जी। ये क्वेश्चंस जो आप है बेसिक क्वेश्चंस है सारे बच्चों को, और सर के कुछ पॉइंट्स को भी मैं ऐड करके बताना चाहूँगा कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए ना कॉन्सेप्ट्स का डेवलप करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। आप जब कॉन्सेप्ट समझते हैं किसी चीज़ को, फिर उसको वर्किंग से आप कनेक्ट करते हैं, फिर उसको आप रिप्रोड्यूस करके लिख पाते हैं। इकोनॉमिक्स का जो ट्रेंड चल चुका है, जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, वो क्या कराते हैं कि जैसे बच्चे गए क्लास में, उनको जीडीपी का खाली रटा देते हैं, डिफिनेशनल अप्रोच हम कह सकते हैं, वो फॉलो करते हैं। अब बच्चे को जीडीपी का डिफाइन तो कर पा रहे हैं, लेकिन जीडीपी एग्जैक्टली होता क्या है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। क्लियर? ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू है, सब कुछ है, लेकिन जो एक इनकम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट आ रहा है,
उसके फैक्टर्स क्या हैं। तो वहीं से मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप अगर इस सब्जेक्ट को अगर डिफाइन करते हुए या डिफरेंशियल अप्रोच रखते हैं, जो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इसी चीज को फोकस करता है, तो आप पीटी तो किसी तरह से निकाल लेंगे, लेकिन मेंस में आकर बहुत इशू हो जाएगा। क्योंकि मेंस का क्वेश्चन आप देखेंगे जो यूपीएससी पूछ रही है, उसका सिंपल एक है कि आपको अपने इकोनॉमी के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे सर भी बता रहे थे कि हर सब्जेक्ट में कि हिस्ट्री भी है, सोशियोलॉजी भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी भी है, साइंस टेक भी है, तो सबके बारे में आपको जानना है और सबको रिलेट करके देखना है। अब सर ने जैसे रेयर अर्थ मेटल की बात की है, तो ठीक है, आप वहां पर आप समझिए क्या होता है, लेकिन उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स तभी आप कर पाएंगे। आज जो चाइना को चाहते हुए भी यूएसए डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना के पास में जो रिसोर्सेस है वो एक यूनिक लेवल पर है। अब वो चाइना इस फील्ड में कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो आप समझिए उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। तो जब तक वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आपके पास में है, इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब आप इसको दोनों को क्लब करके फिर आंसर राइटिंग में इशू होता है। तो फोकस हमारी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पर, कैसे करना है और हमारे इकोनॉमी का कैसे काम करती है इकोनॉमी। क्योंकि जब वर्किंग को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तभी आप सेक्टोरल इश्यूज को समझते हैं। देखिए सिंपल एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज बना, आज के डेट में सब पॉलिसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लेके आ रही है तो ऑब्वियस है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में इश्यूज हमारे इकोनॉमी में प्रिवेल करती है, और उसी इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट वो पॉलिसी लाई है। तो देखिए जब तक आपको इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो और वो क्या है, तब तक पॉलिसी भी समझना है, और वो पॉलिसी कैसे उस इशू को सॉल्व करती है, ये इंटरलिंकेजेस जब डेवलप नहीं कर पाते हैं तो आंसर लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है यूपीएससी के क्वेश्चंस में, यूपीएससी के एग्जाम में। और हम लोग यहीं पर लैकिंग करते हैं कि हम लोग जस्ट डिफिनेशन समझ लेते हैं, तो पीटी तक तो ठीक है, मेंस में आने बाद हमारे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं। आप उठा कर देखिए प्रत्येक साल का क्वेश्चंस यूपीएससी के, हर साल में आप देखेंगे मनीष जी की क्वेश्चंस वहीं से आया है जो इकोनॉमी में वो इशू को डिस्कस्ड हुआ है, वो इश्यूज रहे हैं, ठीक है। चाहे अभी लास्ट में देखिए, उठाकर देखिए, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, तो एक पूरे न्यूज में, पूरे इकोनॉमी में एक डिस्कशन था कि नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम द फ्री ट्रेड टुवर्ड्स द प्रोटेक्शनिज्म। यही था हमारा डिबेट था, क्योंकि यूएसए स्टार्ट करने के बाद कनाडा भी लगाना स्टार्ट किया, यूरोपियन यूनियन लगाना स्टार्ट किया, एशियन इकोनॉमी लगाना स्टार्ट किया, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चले गए। सो वी स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द प्रोटेक्शनिज्म, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का जो कॉन्सेप्ट था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कॉन्सेप्ट था कि लेट अस डेवलप द फ्री ट्रेड, लेकिन उस बेसिक मोटिव से हम लोग हट गए। एग्जैक्टली इसी इशू पर यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो आपको चीजों को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी होता है, समझना इज द फर्स्ट, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। आप डिफिनेशन में मत जाओ, आप उसको समझो पहले कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से इंस्टीट्यूशंस है जो इकोनॉमी को काम कर रहे, जैसे कि आपका गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी होती क्या है, सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, टॉप टू बॉटम कैसे काम करता है, अगर सेंट्रल बैंक कल को रेपो रेट चेंज करती है तो लेंडिंग रेट पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, कौन से फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट पूरी इकोनॉमी पर कैसे पड़ता है, इन्वेस्टमेंट पर कैसे पड़ता है, प्रोडक्शन पर कैसे पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट पर कैसे पड़ता है। तो ये पूरे जो चैन सिस्टम है, इसको समझना सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए। सर कहीं ना कहीं मतलब मुझे जो लगता है, आपका मैं राय जानना चाहूँगा कि अगर हम इकोनॉमी को अपने डेली लाइफ से रिलेट करें तो काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ें हमारे समझ। देखिए रिलेट नहीं, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे कि सर अभी साइंस टेक के बारे में बता रहे हैं, सर का जो मैक्सिमम जो आउटकम रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या साइंस सब्जेक्ट में, ये लैब आउटकम है। इनका प्रैक्टिकल जो होता है लैब में होता है, ठीक है ना, वहां पर आप करते हैं। बट इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हर चीज हम लोग एम्पिरिकल एविडेंस के आधार पर बनाते हैं, और एम्पिरिकल एविडेंस माने जो डे टू डे लाइफ में हमारे बीच हो रहा है, हम उसी को, तो अगर इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बशर्ते कि आप उसको लिंक करना भी स्टार्ट करें डे टू डे लाइफ में। अब पॉवर्टी है तो कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ उससे अफेक्ट होगा, इन्फ्लेशन हो रहा है तो हर लोग उनसे अफेक्ट होते हैं,
गवर्नमेंट टैक्सेस चेंज करती है तो पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। इसी चीज को हम कहना चाह रहे हैं कि इस चीज को समझना है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले या सेंट्रल बैंक ले, तो वो पूरे इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा। अगर इस चीज को अगर हम लिंक करना स्टार्ट कर लिए, यानी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सर अभी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट आया इकोनॉमिक्स सर, तो इसका इम्प्लीकेशन जहाँ तक हम देखें तो प्रीलिम्स में भी काफ़ी होता है, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस उससे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे को क्लास नोट्स पढ़ने हैं, प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना है, कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, तो उनका अप्रोच जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का हो क्या होना चाहिए ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर भी हो जाए और बहुत ज़्यादा लोड भी ना जाए। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे को मैं हर बच्चे को पढ़ने का तरीका सिंपली बोलता हूँ कि आप इकोनॉमी सर्वे को एक बुक के तरह मत पढ़ें। आप उसको ले करके सोचेंगे कि आज हम बैठ जाएंगे, एक सप्ताह में हम पूरा कंटिन्यू करके पढ़ेंगे। डोंट रीड लाइक दिस। आप खुद डिसाइड करो पहले कि जैसे कि मैं आज एग्रीकल्चर सेक्टर्स को मैं समझाऊं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंडियन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट से हम उसको समझ लिए। फिर हम अपने आप से पूछें कि लेट अस नो कि व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशंस एंड करंट सिचुएशन कंडीशन प्रिवेलिंग इन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये दिमाग में बैठा है, फिर उस दिन सिर्फ एंड सिर्फ एग्रीकल्चर चैप्टर वहां से उठाएं और उसको थ्रू आउट पढ़ लें। आप हर चैप्टर देखेंगे टॉपिक वाइज है, सेक्टोरल वाइज है। जैसे पहला स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है, फिर आपका एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, आपका सर्विसेज अलग से किया हुआ है, एक्सटर्नल सेक्टर अलग से किया हुआ है। तो आप एक चैप्टर्स उस दिन उठाएं और उसको अच्छी तरह से पढ़ करके उसके जो पॉइंट्स है वो खुद से हाईलाइट करें। देखिए, पढ़कर अगर खुद अपना नोट्स बनाते हैं तो इससे बेटर और कुछ नहीं होता है। द ब्रिलियंट बिहार का एक जो इस इंस्टीट्यूशन का एक एफर्ट्स है कि इंस्टीट्यूशन जो काम आप करेंगे वो इंस्टीट्यूशन खुद करके देगा। आपका जो उसका फोकस है वो आपको पॉइंट्स बना देते हैं और उसका डिस्कशन जो है वो फैकल्टी खुद कर देती है ताकि उसको समझने में आपको आसान होता है। जो आप खुद से करेंगे वो यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, और खुद से भी कर सकते हैं। आप खुद से पढ़कर चैप्टर वाइज, पूरे नहीं कि हम आज बैठे पूरे हम इकोनॉमी सर्वे पढ़ लेंगे। अगले दिन आप इंडस्ट्रीज के बारे में जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कीजिए। फिर आप तब इकोनॉमी सर्वे उठाइए कि आज हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का क्या इश्यूज है, एमएसएमई का क्या इश्यूज है, एमएसएमई का फंड का रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे पूरा नहीं हो रहा है, एमएसएमई का टेक्नोलॉजी के इश्यूज को फेस कर रहा है। अब हम लोग जो इश्यूज पहले पढ़ें, फिर देखें कि गवर्नमेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है। क्योंकि इकोनॉमी, अच्छा आप देखिए यहीं से आप कनेक्ट करेंगे बजट को। बजट में आप देखेंगे कि बजट में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है वो बजट में अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है इकोनॉमी सर्वे बजट को दोनों को मिलाकर पढ़ना है। क्योंकि मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर लेते हैं या एक्सटर्नल सेक्टर लेते हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर लेते हैं, तो इकोनॉमी सर्वे ये बताता है कि हमारे इंडिया में आज के करंट इश्यूज इस सेक्टर्स में क्या क्या है वो डिस्कस होता है। प्रीवियस पॉलिसीज को भी डिस्कशन होते हैं इकोनॉमी सर्वे में। अब उसके आधार पर बजट में देखिए कि अब गवर्नमेंट का क्या नया स्टेप्स है, क्या पॉलिसीज है। क्योंकि ये पॉलिसीज आज भी देखिए, आज बजट प्रेजेंट हुआ है, आज बजट प्रेजेंट हुआ है, बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट लिए है कॉर्पोरेट सेक्टर्स को रिवाइव करने के लिए, एमएसएमई को रिवाइव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो इसको जैसे आप इकोनॉमी सर्वे से देखेंगे ना तो मिल जाएगा कि इकोनॉमी सर्वे में ये इश्यूज डिस्कस किए गए हैं और इसी के आधार पर बजट में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि गवर्नमेंट जस्ट इंप्लीमेंटिंग दिस पॉलिसीज टू सॉल्व एंड रिजॉल्व दिस इश्यूज। तो दोनों को आपको कनेक्ट करके चलना है। इकोनॉमिक सर्वे जो इश्यूज बता रहा है एंड गवर्नमेंट बजट जो आपके उसको सॉल्व करने की पॉलिसीज बता रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विसेज सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एक्सटर्नल सेक्टर हो या कंज्यूमर्स का इश्यूज हो, दिस ऑल दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस। सर और एक चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी को कहीं ना कहीं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में पढ़ाने के एक्सपीरियंस है, तो क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न, और बच्चों के लिए क्या बेनिफिशियल या कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होती है एक दूसरे के कंपेयर में, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें? देखिए, दोनों जो स्ट्रीम है चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, हम कंपेयर ना करें तो बेटर है। दोनों अपने अपने जगह में अलग अलग रेलिवेंस है, अलग अलग इम्पोर्टेंस है।
अगर आपका ऑफलाइन में है, अगर आप फिजिबल है आपके लिए कि हम ऑफलाइन इंटरेक्ट कर सकें, खुद से जा सकें, तो वो भी सही है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर करना चाह रहे हैं लेकिन वो टाइम उसके लिए सूट नहीं कर रहा है या उस तरह से वो अपने रिसोर्सेज को नहीं अलॉट कर पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन में भी शिफ्ट कर जाइए। आपको सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी के उसको फुलफिल करना है, इधर थ्रू द ऑफलाइन और थ्रू द ऑनलाइन, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में जो एक मोड ऑफ टीचिंग होना चाहिए, जो ब्रिलियंट आईएएस ने जो एक फोकस करके रखा हुआ जो रिक्वायरमेंट है, वो कोशिश यही है कि जो ऑफलाइन में हम जैसे टीचर से इंटरेक्शंस, ठीक है, मेंटर से इंटरेक्शन, टीचर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन, सर भी बता रहे थे कि हाँ ऑनलाइन में जैसे कि आप लोग जब क्लास डिलीवर्ड होंगे तो आप डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएट टीचर्स उस क्वेश्चंस को आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो जो कोशिश यही है कि ऑनलाइन में जो ऑफलाइन में जो आपका बेनिफिट्स है वही बेनिफिट्स हम ऑनलाइन के थ्रू दे सकते हैं। तो एज सच नहीं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस स्टूडेंट जिसमें जाए, बट बोथ आर गुड। दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ पर मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं और ऑनलाइन जो है वो हमारे चॉइसेस को बहुत वाइड कर देते हैं। ऑफलाइन बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं आपके कि आप वहाँ जाना होगा, वहाँ से आपको कम्युनिटी का टाइम लगता है। ऑनलाइन में ये होता है कि बहुत सारा मतलब हम कहीं से भी रहकर हम पूरा कर सकते हैं। क्लास छूट गया हमारा तो हम वो पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन में एक क्लास अगर छूट गया तो खत्म हो गया आपको, कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ऑनलाइन हमारे चॉइसेस को वाइडन कर दिया है काफी उसमें, और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो एडवांटेज ऑफलाइन में था वो हम काफी हद तक प्रोवाइड करा सकते हैं ऑनलाइन। जैसे सर ने अभी कहा कि इंटरेक्शन हो सकता है, क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। सर एक चीज मैंने और एक जनरल परसेप्शन है या कह सकते हैं कि डाउट मिथ है बच्चों में कि जब यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की बात की जाती है तो उनको सेल्फ डाउट होने लगता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा था आप लोगों से पूछने के लिए कि तीन मतलब चीजें होती है। एक तो होती है आईक्यू इंटेलेक्ट की बात करते हैं, दूसरा होता है कि आपका डिसिप्लिन होता है और तीसरा होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी होती है। तो किसकी कितनी वेटेज होती है? क्या एक जो बच्चा डिसिप्लिन है बट उसकी आईक्यू थोड़ी कम है, एवरेज है, क्या उसके लिए नहीं है यूपीएससी या सिविल? मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ। डेनियल गोलमैन है, उन्होंने बहुत रिसर्च किया है इस एरिया में। उन्होंने ये कहा, उनके अकॉर्डिंग ये डेटा डिस्प्यूटेड हो सकता है, उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी अच्छे फील्ड में, बड़े फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आईक्यू का रोल जस्ट 20% है। हमारे एक्सपर्टीज का जो हम गेन करते हैं नॉलेज पढ़ लिख कर, उसका भी 20% है। बाकी जो 60% है वो हमारे उसका डिसिप्लिन का, मोटिवेशन का, सिंपैथी का, एम्पैथी का, लीडरशिप का, डाइवर्सिटी का, इन सब चीज का रोल 60% है। तो किसी का आईक्यू अगर एवरेज है, अगर बहुत लो आईक्यू है तो फिर मुश्किल है। जब मैं मानता हूँ कि किसी का एवरेज आईक्यू अगर है तो उसका 20% से ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी वो मेहनत कर सकता है, डिसिप्लिन इनकलकेट कर सकता है, मोटिवेशन अच्छा रख सकता है, वो फोकस रख सकता है, एक सेल्फ अवेयरनेस रख सकता है। तो इन सब चीजों का सबसे बड़ा रोल, एक मतलब कॉन्शियसनेस हम कहते हैं अपने साइकोलॉजी में, एडेप्टेबिलिटी वो कहते हैं। तो इन सब चीजों का रोल ज्यादा होता है हमारे सेक्स आजकल के फील्ड में खास करके। और इस जैसे टीम की समझिएगा कि कमजोर होना प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। हार्ड वर्किंग नहीं होना प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली। आप कमजोर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हार्ड वर्किंग करके आप कहीं ना कहीं उसको compensate कर सकते हैं। बहुत फेमस लाइन है, द सब्स्टिट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस इज हार्ड वर्क। Yes. बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। Exactly. और दूसरी चीज क्या होती है, इसको हम बोलते हैं एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, और हम इंडियंस हैं तो हम तो we have done PhD in creating narratives कि यार आईएएस उसके लिए है जो बहुत, अगर आप रियलिटी में देखें जो यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट है, जो बेसिकली आप देखें यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है वो उसमें सिलेक्ट कौन लोग हो रहे हैं, उसमें कोई जो, अगर आप सोचिए इसका आईक्यू बहुत ज्यादा है, आप खुद सोचिए, वो तो फिर ही वुड गो फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या हाई एकेडमिक्स में जाएंगे, पोस्ट डॉक्टरशिप फेलोशिप करेंगे, वो सिविल सर्विसेज में नहीं आएंगे। सिविल सर्विसेज में कौन लोग होते हैं जिनको जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, जिनको पता हो कि हमको क्या चीज करनी है, किस तरीके से करनी है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स हो, राइट गाइडेंस हो, और उनकी प्रिपरेशन में एक डिसिप्लिन हो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। मैं आज से आईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आईक्यू। सर उसमें और एक है सर, देखिए जो लोग बच्चे बोलते हैं कि हम मेडियोकर हैं, उतना इंटेलिजेंट नहीं है, देखिए इंटेलिजेंस मेडियोकर में सिर्फ जो इस फील्ड में मैं देखा हूँ इतना ही डिफरेंस है।
कि अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो वो चीजों को एक बार पढ़ के समझ लेता है, बस that's it. मेडिकल को बिल्कुल उसके सही कह लिए रहे हैं। 2 से 3 बार पढ़ना 2-3 बार पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा, ठीक that's है, it. यही अंतर होता यही अंतर होता है। लेकिन पढ़े तो, और मेरा एक पर्सनल, मैं पर्सनल मैं बता रहा हूँ, एक मैं ऑब्जर्वेशन से मेरा, कि जो बहुत हाई लेवल का आईक्यू रखते हैं ना, वो जनरली अपने कॉन्सेप्ट में, अपने चीजों में बहुत रिजिड रहते हैं, राइट। ठीक है, रिजिड रहते हैं, बट मेडियोकर रहते हैं ना, वो अपने फील्ड या सब्जेक्ट में वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। और यूपीएससी की यही एक रिक्वायरमेंट है, वेदर यू आर फ्लेक्सिबल और नॉट। और आंकड़े ये भी बताते Yeah. हैं कि जो टॉपर्स हैं वो यूपीएससी क्वालिफाई नहीं करते। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मैंने भी देखा अपने सर्कल में जो बहुत तेज बच्चे थे, Yes. मतलब वो बेसिकली basically उनका है। उनका मेन ये होता है ना कि वो बहुत उनको लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ यही है, वो रिजिड हो जाते हैं। अच्छा, यूपीएससी का जो चेक करने का मेन एक ही बेसिक तरीका है, सारे सब देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट रखने का एक ही मोटिव है कि आपको इस फील्ड में आना है तो यू शुड नो अबाउट योर कंट्री, geographically, historically, socially and economy wise, international relation wise, international trade wise, all dimensions में आपको जानना है। और आप इस चीज को तभी आप एग्जीक्यूट करेंगे एज ए बीइंग द सिविल सर्वेंट जब आप खुद फ्लेक्सिबल होंगे। जो रिजिड हो गया, हम देखें सर, वो रिजल्ट कभी ग्रैंड नहीं कर पाता है। आज से ठीक 500 है। साल हाँ। पहले फ्रांसिस बेकन एक बहुत बड़े फिलोसोफर और ऑथर हुए थे, जो साइंस का माना जाता है। हाँ, फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस हाँ, बेकन। बिल्कुल सर। उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही थी उस समय, साइंस उसमें डेवलप हो रहा था, मॉडर्न साइंस जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा था साइंस डज नॉट नीड जीनियस, साइंस जीनियस की जरूरत नहीं, हमें साइंस के लिए उसको हम यूपीएससी में मान सकते हैं, उसके लिए आइंस्टाइन नहीं बनना है, न्यूटन नहीं बनना है। तो साइंस नीड्स ओनली नॉर्मल पीपल डूइंग कंसिस्टेंट लेबर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। That is what is requirement in that's the why I said UPSC. this is called all India services. Exactly. All India services it means कि आप कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है and you are ready for that. हाँ। तो आपको भारत के अलग-अलग जगहों पे कहीं भी आपकी पोस्टिंग हुई, वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना करना, होगा आप आपको। कैसे उनके साथ घुल मिल जाते हैं, that's why सोसाइटी, ये कल्चर, सब ये कुछ सारी आता है। चीजें जो है इंक्लूड है इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। So that's why ये इसका रीजन है। इसलिए जीनियस नहीं चाहिए अब। तो इसलिए स्टूडेंट से प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि इसको आईक्यू से मत कनेक्ट करो। आपका आईक्यू एप्टीट्यूड इज मोर रिक्वायर्ड, अपना कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज और आईक्यू आपको उतना है, अगर कॉलेज कर लिया है आपको तो आईक्यू एवरेज है। है ऑलरेडी। अगर अगर आपका आप IQ नहीं होता है, ग्रेजुएट हो तो एक लेवल तक तो आ ही गए हो आप, वो दैट इज IQ नहीं होता तो कॉलेज में Yes, that is the minimum eligibility which UPSC is asking हाँ, for. yes. And the You should be system graduate. main role जो play करता है that is the real guidance। बिल्कुल। कि आपको सही गाइडेंस मिला मिला on है, time, बिल्कुल। सही टाइम पर आपको सही गाइडेंस मिला, इट मींस कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। Right. अगर और सही टाइम है बट आपको सही गाइडेंस नहीं मिला तो फिर बहुत ज्यादा फिर आप इधर-उधर डाइवर्ट You have perspiration. Often the question is asked that whether it is inspiration or perspiration. I say that 80% is perspiration and yeah. 10 or 20% is inspiration. That's it, that's it. तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। Thank you. फिर आगे Thank you very much.